हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल वन शॉट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर और साथ में हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करेंगे फॉर ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, केमिस्ट कुछ चीज़ें पता करना चाहते हैं। सबसे पहला, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वेदर जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय थर्मोडायनेमिक्स। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस होता है। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हम थर्मोडायनेमिक्स से पता कर सकते हैं कि वेदर रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। सेकेंड चीज, एक्सटेंट टू विच ए रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट प्रेजेंट है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, कम प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो एक्सटेंट टू विच ए रिएक्शन विल प्रोसीड, कितना रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमें केमिकल इक्विलिब्रियम से पता चल जाता है। और थर्ड चीज़ है स्पीड ऑफ रिएक्शन, की स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, कितना जल्दी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रीच कर रहा है। और स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स। तो रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम स्टडी करते हैं, विच इज रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म, कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है उसका मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, इसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, ये हमें सिर्फ बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। वेयर एज केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन, कितना जल्दी रिएक्शन होता है, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स बताता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक डेटा इंडिकेट दैट डायमंड शेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ना, जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिएक्शन ना फिजिबल है। बट रियलिटी में ना ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना डायमंड का ग्रेफाइट में, काफ़ी ज़्यादा स्लो है एंड द चेंज इज़ नॉट परसेप्टिबल एट ऑल, ये चेंज हमें पता भी नहीं चलता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बता देता है रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, बट उसके स्पीड के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स हमें स्पीड या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है, बट साथ में हमें डिस्क्राइब करता है कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट कैन बी ऑल्टर, किस कंडीशन में रिएक्शन का रेट ऑल्टर और चेंज हो सकता है। फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ना अफेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, याद रखना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो द रेट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज हमारा R1 P1 कंसंट्रेशन एट टाइम T1 है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। R2 P2 क्या, कंसंट्रेशन एट टाइम T2। तो डेल्टा T क्या होगा, टाइम टेकन इन द रिएक्शन T2 माइनस T1। डेल्टा P क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल P2 माइनस P1। डेल्टा R चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1। अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ R की, रिएक्टेंट की, that is equal to decrease in concentration of reactant divided by time taken. It is equal to minus delta R by delta T. अब ये जो डेल्टा R है एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा R क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है रिएक्टेंट के केस में, तो डेल्टा R ना हमारा माइनस होता है। सो दैट्स वाई हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आए। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ R इज माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। वेरस रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, डेल्टा P बाय डेल्टा T।
अब ये पॉजिटिव होता है डेल्टा पी, क्योंकि जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा होता है, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन लेस होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो यूनिट में क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है। कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी की फॉर्म में लेते हैं मोल पर लीटर, टाइम है सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेयरएज अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सपोज पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए लार्ज टाइम इंटरवल। तो एक लार्ज टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा रिएक्टेंट का, और डेल्टा टी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। सिमिलरली डेल्टा पी बाय डेल्टा टी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो इसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है। वेयर एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप रेट निकालते हो तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन कहते हैं। तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, बाय डी टी प्लस डी पी बाय डी टी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो डी आर का वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, डी पी का वैल्यू भी स्मॉल होता है, और डी टी भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। तो इससे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ से हम ना एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये टाइम है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे कंसंट्रेशन R1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन R2 है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, टाइम T1 है, यहाँ पे T2 है। तो एवरेज रेट किसके इक्वल होगा, हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस R2 माइनस R1 होगा डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो हम एवरेज रेट ग्राफ से निकाल सकते हैं। अगर हमें पूछा है इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी मोमेंट में अगर आपको निकालना है तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इससे आप ट्रायंगल बनाओगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर, ये डी आर हो जाएगा डिवाइड बाय टी टी। और याद रखना ये जो है ये नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप भी हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट देता है, ठीक है। वेरस अगर हम बात करें प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज P1 था, टाइम T1 था, यहाँ पे P2 हो गया, टाइम T2 हो गया, तो एवरेज रेट होगा P2 माइनस P1, पॉजिटिव होता है ये, T2 माइनस T1 डिवाइड करेंगे तो डेल्टा P बाय डेल्टा T ये हो जाएगा। तो एवरेज रेट आप ग्राफ से निकाल सकते हो। और अगर आपको किसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा डी पी बाय डी टी, तो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा डी पी बाय डी टी, और ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप। इंस्टेंटेनियस रेट जो है दैट विल बिकम इक्वल टू स्लोप। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन हैविंग सेम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सपोज सेम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, NO2 गैस प्लस CO गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस NO गैस। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और इट इज बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, माइनस डेल्टा CO बाय डेल्टा T, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CO, डेल्टा CO2 बाय डेल्टा T, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2, और इट बिकम्स इक्वल टू डेल्टा NO बाय डेल्टा T, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। तो जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होते हैं तो हमारा ऐसे इक्वेशन बनता है। सिमिलरली हमें दिया Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HgCl2 सॉलिड, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा Hg बाय डेल्टा T माइनस डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा HgCl2 बाय डेल्टा T। तो ये हम देते हैं इक्वेशन व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर सेम। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमारे पास डिफरेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो हम ना
एग्जाम्पल से देखते हैं। H2 गैस प्लस I2 गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2HI। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1, यहाँ पे 2 है। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। सपोज इसका कंसंट्रेशन 1 डिक्रीज हुआ तो इसका कंसंट्रेशन 2 इंक्रीज होगा। तो इसमें जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू रेट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल कम इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, माइनस डेल्टा I2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 की जगह हम 1/2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डेल्टा HI बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I2, यहाँ पे 2 था तो लिखेंगे हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI के इक्वल होगा। नेक्स्ट इक्वेशन दिया 5Br नेगेटिव एक्वस प्लस BrO3 एक्वस प्लस 6H प्लस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/5 डेल्टा Br नेगेटिव बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा BrO3 नेगेटिव बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/6 डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा Br2 बाय डेल्टा टी 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। तो जब हमारे डिफरेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हैं, चाहे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। इन द गिवन रिएक्शन हमें रिएक्शन दिया A + 3B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2C। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन और सेकेंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P। 2020 का क्वेश्चन है। दिया क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। फॉर्मेशन है ना वो पॉजिटिव में लिखते हैं, तो डेल्टा C बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 2.5 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, याद रखना अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आप डिवाइड करोगे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में। तो यहाँ पे 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा A बाय डेल्टा टी। यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे माइनस 1/3 ऑफ डेल्टा B बाय डेल्टा टी। यहाँ पे 2 है इज इक्वल टू प्लस 1/2 ऑफ डेल्टा C बाय डेल्टा टी। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे। हमें दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया, तो हम इससे इक्वेट करेंगे हाफ ऑफ डेल्टा C बाय डेल्टा टी। डेल्टा C बाय डेल्टा टी हमें दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो इसका हाफ कितना होता है 1.25 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। अब हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P निकाला है विच इज माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा टी। तो इसको इक्वेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को इससे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/3 ऑफ डेल्टा B बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन हमें यहाँ से मिला 1.25 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा मिलेगा 3.75 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये जो होता है माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा टी, ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ N2O5 गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस दिया हुआ है 2.8 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ये कैपिटल M क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो मोलर पर सेकेंड भी हम इसे लिख सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो NO2 का दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन, हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हमें पता करना है। सबसे पहले गिवन क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये होता है डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी विच इज 2.8 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, हमें ये दो क्वांटिटी को क्या करना है, एक को हमें निकालना है, एक गिवन है तो दोनों को इक्वेट करेंगे। ये हो जाएगा माइनस 1/2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी। अब यही क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 है विच इज माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी। 2 यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा 2/4 और 1/2। तो इसे हम वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे। हमें दिया हुआ है 2.8 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.4 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे इन्फ्लुएंस करता है सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। और हम प्रेशर ले सकते हैं इन केस ऑफ गैसेस।
अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो हम प्रेशर भी ले सकते हैं। टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन में हम रिलेशनशिप की बात करेंगे बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज हमारे पास इक्वेशन है ए बी बी सी सी डी डी। इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। अब ये एक्स एंड वाई क्या है, जो एक्स एंड वाई है मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी। तो एक्स एंड वाई ना ए और बी के इक्वल भी हो सकते हैं, ये डिफर भी कर सकते हैं, और एक्स एंड वाई की वैल्यू हम ना सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही पता कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा में हम ए और बी की जब कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उससे हम पता कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। इसे इक्वेट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। ये के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। हमने पढ़ा था जो रेट होता है, हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, तो माइनस डी आर बाई डी टी भी हमारा रेट होता है, हमने ये पहले पढ़ा था। तो इसे इक्वेट करेंगे, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। और ये जो इक्वेशन बन रहा है इसे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। जो हमने रेट लॉ का इक्वेशन लिखा उसे हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट जो है इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में ऑफ रिएक्टेंट हम रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस कर सकते हैं विथ ईच रेज टू सम पार। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका हम पार करते हैं, जैसे एक्स एंड वाई विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई को पता कैसे करते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो उसका हमारे पास एग्जांपल है। सपोज हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2NO गैस प्लस O2 गैस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस। हमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, NO की कंसंट्रेशन दी हुई है मोल पर लीटर, O2 की दी हुई है मोल पर लीटर और रेट दिया मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर वाई। ये हमें पता है। अब हम जब भी डेटा यूज करते हैं ना तो हम मेक श्योर करते हैं कि एक टर्म ना सेम आना चाहिए। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे। सपोज आपने क्या लिया, फर्स्ट एंड सेकंड लिया, इसमें ये O2 की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो हम ये वाला लेंगे कि एटलीस्ट एक कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए और एक कंसंट्रेशन क्या करना चाहिए, डिफर करना चाहिए। तो फर्स्ट का हम इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट वाले का रेट कितना है 0.096 के, कंसंट्रेशन ऑफ NO कितना है 0.30 रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ O2 है 0.3 रेज टू पावर वाई। सिमिलरली हम सेकंड से इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, रेट है 0.384 इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ NO विच इज 0.6 रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ O2 0.3 रेज टू पावर वाई। के कैंसिल कर देंगे, इसका वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सेम है। इसे आप इससे डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1/4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर एक्स। तो 1/2 को अगर आपको 1/4 में कन्वर्ट करना है तो रेज टू पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो x का वैल्यू रेज टू पावर 2 होगा। सिमिलरली हम इक्वेशन लेंगे, अब एटलीस्ट NO का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ताकि हम उसे कैंसिल कर पाए। तो अगर आप देखोगे हम ले सकते हैं सेकंड एंड फोर्थ, आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो, हम यहाँ पे लेंगे सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ लिया, सेकंड वाले में अगर आप देखोगे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ यही इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। फोर्थ में लिखेंगे, यहाँ पे है 0.768 के 0.60 रेज टू पावर एक्स 0.60 रेज टू पावर वाई। के कैंसिल, 0.60 रेज टू पावर एक्स ये दोनों तरफ कैंसिल, इसे आप इससे डिवाइड करोगे आ जाएगा 1/2, इसे आप इससे डिवाइड करोगे 1/2 रेज टू पावर वाई। दोनों वैल्यू सेम है तो y रेज टू पावर 1 होगा। तो हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया, हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो रेट विल बिकम इक्वल टू के NO रेज टू पावर 2 O2 रेज टू पावर 1। तो ये हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, सम ऑफ पार और एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया था, रेज टू पार किया था, अगर उन पार को हम ऐड कर दें तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाता है। एग्जाम्पल है जैसे ए बी बी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सम ऑफ पार और एक्सपोनेंट एक्स प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर एक्स है
एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कंसंट्रेशन है y, टोटल ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई। अगर सम ऑफ पार 1 आता है ना दोनों को ऐड करके तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर सम ऑफ पार 2 आता है, x प्लस वाई 2 आ रहा है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना जीरो और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अगर सपोज जीरो ऑर्डर है तो a रेज टू पार 0 होगा, b रेज टू पार 0 होगा, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप कंसंट्रेशन चेंज भी करो तो रेज टू पार 0 क्या ये 1 बना देता है, तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे भी रेट चेंज नहीं होता। तो जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। सबसे पहले हमें लिखना है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो माइनस डी आर बाई डी टी होता है, इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट। सो विद रिस्पेक्ट टू ए हमारा क्या है, जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 होगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 1 होगा। तो यही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। सेकंड दिया, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। अब ए की कंसंट्रेशन हमने 3 टाइम्स कर दी तो 3 रेज टू पावर 2 क्या होता है 9 होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा तो रेट विल बिकम इक्वल टू 9 टाइम्स, तो ओवरऑल 9 टाइम्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल। ए का कंसंट्रेशन 2a ले लिया, बी का 2b ले लिया। अब 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है 4 होता है, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ओवरऑल जो रेट है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फॉर द गिवन रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। x का कंसंट्रेशन दिया, मोलर कंसंट्रेशन दिया कैपिटल M विच मीन्स मोल्स पर लीटर, कैपिटल Y मोलर कंसंट्रेशन, रेट दिया हुआ है मोलर कंसंट्रेशन पर मिनट। ठीक है, हमें साथ में क्या पूछा है, फाइंड आउट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। हमें ऑर्डर बताना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है और रेट कांस्टेंट हमें बताना है। सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x रेज टू पावर a कंसंट्रेशन ऑफ y रेज टू पावर b। हम a और b पता करेंगे। सबसे पहले हम दो ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें क्या है एक कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, तो इसमें 0.2 0.2 है तो हम ये दो इक्वेशन ले सकते हैं। रेट दिया हुआ है फर्स्ट वाली में 0.05 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x 0.1 रेज टू पावर a, यहाँ पे दिए 0.2 रेज टू पावर b। सेकेंड वाली इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे है 0.10 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन 0.2 रेज टू पावर a 0.2 रेज टू पावर b। यहाँ पे के 0.2 कैंसर, तो ये हो जाएगा हमारा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 रेज टू पावर a। दोनों वैल्यू सेम है तो a हो जाएगा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम अब इक्वेशन लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में x का कंसंट्रेशन क्या है सेम है। फर्स्ट का हम सिमिलर लिख लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 0.05 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 रेज टू पावर a 0.2 रेज टू पावर b। थर्ड है 0.05 इज इक्वल टू के 0.1 रेज टू पावर a 0.1 रेज टू पावर b। दोनों सेम है तो ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल 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 तो ये हो जाएगा 2/1 रेज टू पावर b। अब ये 1 है, ये 2 रेज टू पावर b है, तो तब होगा जब b का वैल्यू 0 होगा ना, तभी 2 रेज टू पावर जो 0 है दैट बिकम्स इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू 0 होगा। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x क्या है 1 है, विद रिस्पेक्ट टू b ऑर्डर 0 है, तो रेट इज इक्वल टू के x रेज टू पावर 1 y रेज टू पावर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 और ये 0 है, या इसे लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x लिख सकते हैं। अब हमें रेट कांस्टेंट बताना है, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x, तो k इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ x। हम फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, रेट है इसका 0.05, x का कंसंट्रेशन है 0.1। अब यूनिट्स की बात करेंगे, इसका होता है मोलर पर मिनट, इसका यूनिट कितना मोलर, तो अगर आप कैंसिल करोगे मोलर को तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻³ पर मिनट, हमारा आंसर आ जाएगा रेट कांस्टेंट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सपोज हमारे पास इक्वेशन है AABB रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर x B रेज टू पावर y। तो x प्लस y क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे हम n ले लेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो k को हम इस तरफ ले लेंगे,
तो रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर x B रेज टू पावर y। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसके यूनिट कैसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू जो रेट है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। अब ये दोनों कंसंट्रेशन है, अगर दोनों कंसंट्रेशन है ना तो इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, साथ में x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू n। ठीक है, हमें क्या लिखना है, यूनिट लिखना है, तो दोनों के यूनिट्स सेम है तो साथ में लिखेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन है, प्लस x प्लस वाई लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू n। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। जीरो ऑर्डर में x प्लस वाई क्या होता है, जीरो, तो n इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर टाइम सेकेंड होता है, यहाँ पे 1 बाय मोल पर लीटर, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमारा K का यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड जीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, n का वैल्यू 1 है, K का वैल्यू होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा इंटू 1 बाय मोल पर लीटर रेज टू पावर 1। अब ये मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो K का यूनिट आ जाएगा पर सेकेंड इन फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो K हो जाएगा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर रेज टू पावर 2, तो ये एक मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो मोल पर लीटर है ऊपर जाके बनाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो सिर्फ सिंगल स्टेप में होता है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिर्फ एक स्टेप में होता है रिएक्शन में, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दे शुड कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, उसे ही मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन में और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसे ही मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन ना 1, 2 और 3 भी हो सकता है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। जो अमोनियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन है ये है NH4NO2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2+2H2O। ये ना यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं, रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। Whereas सेकंड में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ HI इज ए बायमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे दो HI के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट H2 एंड I2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बायमोलिकुलर रिएक्शन होगा। थर्ड एग्जांपल है, द रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2 इज ए ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व कोलिजन अमंग 3 स्पीशीज। तो ट्वाइस NO है प्लस O2 है, तो ओवरऑल अगर आप रिएक्टेंट देखोगे 3 रिएक्टेंट है, तो तीनों में कोलिजन होगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज 2NO2। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द मॉलिक्युलरिटी डज नॉट एक्सीड 3। तो मॉलिक्युलरिटी ना मैक्सिमम क्या होता है, 3 होता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज द चांस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 3 और मोर पार्टिकल आर रेयर। तो 3 या 3 से ज़्यादा पार्टिकल्स का साइमल्टेनियसली कोलिजन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। सो जो मॉलिक्युलरिटी है वो क्या होता है, कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो मैक्सिमम 3 ही रिएक्टिंग स्पीशीज कोलिजन कर सकता है, तो मॉलिक्युलरिटी मैक्सिमम 3 होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सच केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू मोर देन 1 स्टेप्स। तो एक से ज़्यादा स्टेप में जो रिएक्शन प्रोसीड करता है उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन शो दैट द बैलेंस्ड इक्वेशन में कंटेन 4 और मोर स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। बहुत सारी ना केमिकल रिएक्शन होता है, जब हम उसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो हमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो 4 या 4 से ज़्यादा भी दिखता है। जैसे एग्जाम्पल है KClO3 6FeSO4 3H2SO4। तो इसमें अगर आप देखोगे रिएक्टिंग स्पीशीज कितना है, 6, 3 + 1 10 है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ KCl thrice Fe2SO4 thrice plus 3H2O। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम देखें, मॉलिक्युलरिटी क्या होना चाहिए, अबव रिएक्शन का 10 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1, 6 और 3 रिएक्टिंग स्पीशीज था। बट मॉलिक्युलरिटी अभी हमने पढ़ा था, इट कैनॉट बी ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज, इतने सारी रिएक्टिंग स्पीशीज का जो 10 रिएक्टिंग स्पीशीज है उनका साइमल्टेनियस कोलिजन पॉसिबल नहीं है सिंगल स्टेप में। सो एज ए रिजल्ट जो ये बड़ी रिएक्शन होती है ना, इट प्रोसीड थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है
और हर एक स्टेप ना एक एलिमेंट्री स्टेप होता है इन विच कोलिजन ऑफ 2 या 3 स्पीशीज इन्वॉल्व। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, ये कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन का बना होता है और हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन में 2 या 3 स्पीशीज कोलाइड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एग्जांपल की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज कैटेलाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन एन अल्कलाइन मीडियम इज गिवन एज। तो हमारे पास ट्वाइस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आई नेगेटिव क्या है, यहाँ पे कैटेलिस्ट है, अल्कलाइन मीडियम में 2H2O प्लस O2 बन रहा है। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है -D कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव। अब ये कहाँ से आया, तो इसके लिए हमें ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पता होने चाहिए कि बाकी स्टेप्स क्या हैं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप्स में होता है और हर एक स्टेप ना एक एलिमेंट्री स्टेप होता है। तो हमें ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, इसके 2 स्टेप्स हमें दिए हुए हैं। पहला स्टेप है H2O2 प्लस I नेगेटिव, ये एक स्लो स्टेप होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस IO नेगेटिव, ये एक इंटरमीडिएट होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 IO नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है, इंटरमीडिएट के साथ कंबाइन करता है और ये फास्ट स्टेप होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O I नेगेटिव प्लस O2। अगर आप दोनों ये स्टेप्स कंबाइन करोगे तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। अब ये जो दोनों स्टेप्स है ना, ये बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों है, ये एक स्टेप में होता है, ये एक स्टेप में होता है और दोनों में 2-2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब जो स्पीशीज IO नेगेटिव है ये एक इंटरमीडिएट है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो एक स्लो स्टेप है, ठीक है, ये स्लो स्टेप है एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है और इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप में क्या रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन है। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है, एक स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप दिया हुआ है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली लिख सकते हो इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव। आप स्लो स्टेप की रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो जितना फास्ट इंटरमीडिएट बनेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, स्लो स्टेप के रिएक्टेंट से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो और ये 0 और फ्रैक्शन होता है। वेरएस मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, उसका आप नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज देखते हो, तो ये 1, 2 या 3 हो सकता है और इट कैनॉट बी 0 और नॉन इंटीजर, तो ये 0 और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों का हम निकाल सकते हैं, वेरएस मॉलिक्यूलरिटी ना सिर्फ एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन की। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ऑर्डर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज स्लोएस्ट स्टेप में होते हैं, उससे हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, रेट इक्वेशन बना सकते हैं। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लोएस्ट स्टेप में, डायरेक्टली उससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। वेरास अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, इट हैज़ नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है। मॉलिक्यूलरिटी हम सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में पढ़ते हैं, जो एक स्टेप में होता है। PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर ए रिएक्शन H2 + Cl2 H न्यू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2HCl। ये सनलाइट है, हमें रेट दिया हुआ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। हमें ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन बताना है और यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट हमें बताना है। 2016 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2NCl2, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं दिया, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और मॉलिक्यूलरिटी कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। यूनिट ऑफ के कैसे पता करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट और रेट का सेम यूनिट होगा। और जीरो ऑर्डर में रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन PYQ। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ ए रेट। हमने अभी पढ़ा था जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे,
और इसे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, बट इसमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना ना डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि उसमें ना हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है और उसका जो स्लोप है वही हमें इंस्टेंटेनियस रेट देता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफिकल्टी हम ना इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को, और इसमें हमें रिलेशनशिप मिलेगा बिटवीन डायरेक्टली मेजर एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के बीच में हम रिलेशनशिप पता कर सकते हैं, जैसे कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट के बीच में हम रिलेशनशिप पता कर सकते हैं और उसके बाद हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना वो डिफरेंट होता है फॉर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर। तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो। मतलब जो रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इन जीरो ऑर्डर। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो। एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। आर नॉट क्या है? 1 है। रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। अब याद रखना ये जो डी आर होता है काफ़ी स्मॉल वैल्यू होता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है हम स्मॉल वैल्यू को ऐड करके बड़ा वैल्यू बनाते हैं। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये आर बन जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डी टी की जगह टी बन जाएगा प्लस आई आ जाएगा। ये जो आई है इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब जब टाइम जीरो होगा ना तो ये के टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब टाइम जीरो था सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट था तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन को हम आर नॉट ले सकते हैं। आर नॉट क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जब टाइम जीरो हो जाएगा ना तो कंसंट्रेशन क्या होगा? सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा, तो उस टाइम की कंसंट्रेशन को हम आर नॉट लिखते हैं। तो आर नॉट विल बिकम इक्वल टू आई। टाइम हमने जीरो लिया उसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो आर नॉट इज इक्वल टू माइनस टी जीरो था प्लस आई। तो आई जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आर नॉट के इक्वल होगा जब टाइम जीरो था। अब ये जो आई का वैल्यू है सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट हो जाएगा। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ना इसे हम इक्वेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, विच इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया। अब ये जो m होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप। माइनस के, माइनस है ना तो डाउनवर्ड स्लोप है, तो स्लोप इज माइनस ऑफ के। और ये जो c है ये इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है r नॉट। तो जब टाइम जीरो होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन r नॉट होता है। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के और इंटरसेप्ट है यहाँ पे r नॉट। इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो ट्वाइस NH3 गैस, टेम्परेचर दिया 1130 केल्विन, प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो इसमें जो रेट है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट NH3 रेज़्ड टू पावर 0। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो रेट विल बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अगर हम लास्ट रिएक्शन की बात करें, जो प्लेटिनम मेटल है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है मतलब ज़्यादा गैस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमोनिया प्रेजेंट था, मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल। जो मेटल का सरफेस है ना वो सैचुरेटेड हो जाता है, गैस मॉलिक्यूल से पूरा कवर हो जाता है। एनी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट चेंज द रेट। अगर आपने उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सपोज इंक्रीज किया है, ऑलरेडी मेटल का सरफेस क्या है? सैचुरेटेड है, तो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो रेट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तभी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। अनदर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट दिया 4 × 10⁻³ मोलार पर सेकेंड। याद रखना मोलार क्या होता है? मोलारिटी होती है, ये मोल पर लीटर भी होता है।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 टू 0.064 मोलर 2019 का क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट K दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलर विच इज R0, फाइनल कंसंट्रेशन R दिया 0.064 मोलर। टाइम हमें निकालना है। रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T, और T इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइड बाय K। तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू R0 का वैल्यू है 0.1, R का वैल्यू है 0.064 और K का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ इसे माइनस करेंगे तो आएगा 0.036। इसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻³ नीचे 4 इंटू 10⁻³। 10⁻³ 10⁻³ कैंसल, ये हो जाएगा हमारा 9। 36 डिवाइड बाय 4 9 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जो रेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर में, इट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सो रेट इज इक्वल टू माइनस dr बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ R⁻⁴ फर्स्ट ऑर्डर में होता है। इसे रीअरेंज करेंगे, dr बाय r इज इक्वल टू माइनस के dt। इस इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। अब ये जो dr बाय r होता है ना, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करो ना तो ये नेचुरल लॉग ऑफ r होता है, तो ln ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई ये हो जाता है। i क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जब टाइम 0 होता है ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन याद रखना क्या हो जाता है? R0 हो जाता है। तो R0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, टाइम 0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? R0 हो जाएगा, तो लिखेंगे ln R0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो ln ऑफ R0 विल बिकम इक्वल टू आई जब हम टाइम 0 लेंगे। नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ i। i इज इक्वल टू ln ऑफ R0 जब टाइम 0 था, तो ln ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के टी ln ऑफ R0 होगा। अब जब हम इसे इक्वेट करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, सो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y एक्सिस पे ln ऑफ r है, x एक्सिस पे टाइम है, और ये जो m है ये क्या? स्लोप है। नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और ये इंटरसेप्ट है ln ऑफ R0। तो स्लोप माइनस के है, इंटरसेप्ट ln R0 है जब टाइम 0 था। रीअरेंज करेंगे, ये KT बन जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये इधर आएगा तो बनेगा ln R0 माइनस ln R। अब ln A माइनस ln B होता है A डिवाइड बाई B, तो ln R0 माइनस ln R क्या बन जाएगा? R0 बाय R बन जाएगा। रीअरेंज करेंगे तो K इज इक्वल टू 1/T ln ऑफ R0 बाय R, ये हमारा बन जाएगा। अब ये जो नेचुरल लॉग है, अगर आपको इसको लॉग ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो K विल बिकम इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ R0 बाय R। तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन जब लॉग ऑफ 10 हमें दिया है। इसे भी हम रीअरेंज कर सकते हैं, लॉग ऑफ R0 बाय R लिख सकते हैं इज इक्वल टू KT डिवाइड बाई 2.303, तो y इज इक्वल टू mx। तो y एक्सिस पे क्या आ गया हमारा? लॉग ऑफ R0 बाय R, x एक्सिस पे टाइम है, तो ये जो स्लोप है ये क्या है? अपवर्ड स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, तो स्लोप इज इक्वल टू K डिवाइड बाई 2.303। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ C2H4⁻1। जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके हैं वो भी सारे फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है? रेडियम है 88,226, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम एंड रेटॉन। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रेडियम ⁻1। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया 1.25 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम है और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2.5 ग्राम हो जाएगा। लॉग ऑफ 2, 3, 4 दिया हुआ है, 2024 का क्वेश्चन है। सबसे पहले रेट कांस्टेंट क्या है? 1.25 10⁻³ पर सेकेंड। इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है 5 ग्राम से, फाइनल कंसंट्रेशन R 2.5 ग्राम से। हमें टाइम निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ R0 बाय R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, T यहाँ ले जाएंगे, K यहाँ लाएंगे। 2.303 डिवाइडेड बाय 1.25 10⁻³ लॉग ऑफ 5 डिवाइड बाय 2.5,
तो ये हो जाएगा log ऑफ 2, log ऑफ 2 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, ये होगा 0.301, मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, डिवाइड करेंगे 1.25 10⁻³ तो टाइम हमें मिल जाएगा 554.6 सेकेंड्स। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। log ऑफ 10 हमें 1 दिया, 2024 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया, 99% कंप्लीशन हुआ है तो उसका हम टाइम निकालेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज हमारे पास 100 मोलर रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट 0 होगा इनिशियली। 99% कंप्लीशन में क्या हो जाएगा, 100 में से 99 प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा और रिएक्टेंट बचेगा हमारा 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं K = 2.303 डिवाइड बाय, हम T लेंगे 99% क्योंकि 99% कंप्लीशन हुआ है, log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 100 है, फाइनल बिकॉज 99% कंप्लीशन हुआ है तो फाइनल सिर्फ 1 हमारा बचेगा। तो log ऑफ 100/1 क्या होता है, log 100 याद रखना क्या होता है, 2 होता है, तो T 99% कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाय K। ठीक है, नेक्स्ट 90% कंप्लीशन क्या होता है, रिएक्टेंट सपोज हमारा 100 मोलर था, प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा इनिशियली। 90% कंप्लीशन में क्या होगा, 90% जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट 90 बनेगा और रिएक्टेंट बचेगा सिर्फ 10। तो K = 2.303, टाइम यहाँ पे हम लेंगे 90%, log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, फाइनल 10 है, तो 100/10 10 होता है, log ऑफ 10 1 होता है। तो T 90 = 2.303 डिवाइड बाय K। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे तो ये क्या होता है, अगर आप देखोगे T 99% इज ट्वाइस ऑफ T 90%, तो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जब सिर्फ गैसियस फेज प्रेजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं। अब याद रखना गैसेस के केस में जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, तो हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमें A गैस दिया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B गैस प्लस C गैस। जब टाइम 0 है ना, सो सिर्फ A ही प्रेजेंट होगा तो इसका प्रेशर PI एटमॉस्फेयर है, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ A है PI, B और C प्रेजेंट नहीं होगा, जब टाइम 0 है तो ये 0 होगा। एट टाइम T, जब टाइम T आएगा B और C की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इनका कुछ प्रेशर होगा। ये अब तीनों का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो ये x एटमॉस्फेयर इंक्रीज होगा तो ये भी x एटमॉस्फेयर इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा x एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाएगा PI माइनस x, ये x हो जाएगा। अब ये जो है ये क्या है, PA है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम T। तो एट टाइम T पार्शियल प्रेशर हो गया हमारा PA, जिसे हम PI माइनस x भी लिखते हैं। अगर टोटल प्रेशर की बात की जाए, टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, तो PI माइनस x प्लस x PT के इक्वल हो जाएगा। x क्या करते हैं, कैंसिल करेंगे तो x = PT माइनस PI हो जाएगा। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है हम इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं, सो PI माइनस x, हमें पता PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम T, ये PI माइनस x के इक्वल है, x की वैल्यू आप सब्सिट्यूट करोगे, सो PI माइनस PT प्लस PI, तो ये बन जाएगा 2PI माइनस PT, ये बच जाएगा। ठीक है, हमें पता है K = 2.303T, log ऑफ, हम इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन लेते थे, अब हम लेंगे इनिशियल प्रेशर PI बाय फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट जो था PA। हमें पता है PA हमने यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिया है, तो हम लिख सकते हैं K = 2.303 डिवाइड बाय T, log ऑफ PI, यहाँ से हम ये सब्सिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 2PI माइनस PT। तो अगर आपको इक्वेशन में डायरेक्टली दिया हुआ है ना इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट कभी कभी इक्वेशन में ना हमें इनिशियल प्रेशर दिया होता है और साथ में टोटल प्रेशर दिया होता है, तो हम इनिशियल प्रेशर के लिए तो ये लिखेंगे, टोटल प्रेशर अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं 2PI माइनस PT, तो इससे हम इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया, फॉलोइंग डेटा हमें दिया, C2H5Cl गैस कन्वर्ट्स इनटू C2H4 प्लस HCl गैस। जब टाइम ना 0 सेकेंड था तो टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर में था 0.3, और जब टाइम 300 था सेकेंड्स तो टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर में है। कैलकुलेट करना रेट कांस्टेंट, log ऑफ 2, 3, 4 का वैल्यू दिया है, 2016 का क्वेश्चन है। जब टाइम ना 0 सेकेंड्स था तो सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा C2H5Cl, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ C2H5Cl जो PI होगा वो होगा 0.3 एटमॉस्फेयर,
क्योंकि टाइम 0 पे सिर्फ यही प्रेजेंट होगा। जब टाइम ना 300 सेकेंड हुआ ना, तो क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ ऑल द प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस होगा। तो टोटल प्रेशर PT हो गया हमारा, जब टाइम 300 सेकेंड था 0.5 एटमॉस्फेयर, तो हमें PI PT मिल गया। हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ PI डिवाइड बाई 2PI माइनस PT। अभी ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी कितना है, 300 है, लॉग ऑफ यहाँ पे एटमॉस्फेयर कितना दिया, 0.3 इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई 0.3 इंटू 2 माइनस 0.5। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.3 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 माइनस 0.5, ये 0.3 डिवाइड बाई 0.1, तो ये लॉग ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू लेंगे, ये होगा 0.4771। तो 2.303 इंटू 0.4771 डिवाइड बाई 300, तो हमारा K का वैल्यू आ गया 3.66 10⁻³ पर सेकेंड। पर सेकेंड इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसमें K का यूनिट पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम, ये एक टाइम होता है इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 1/2 हो चुका है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो उसे हाफ लाइफ कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं T12 से। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेंगे, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें पता है K इज इक्वल टू R0 माइनस R बाई टी। R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये R फाइनल कंसंट्रेशन है। जब टाइम हो जाएगा T12, तो R जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो R बिकम्स इक्वल टू R0 बाई 2। रेट कांस्टेंट एट T12 हम निकालेंगे, तो K इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे R0 माइनस R0 बाई 2, ये हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया R, डिवाइड बाय ये T12 हो जाएगा। T12 इधर ले जाएंगे, K इधर ले आएंगे, R0 माइनस R0 बाई 2, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो T12 इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाय 2K होगा। ठीक है, तो अगर आप हाफ लाइफ देखोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ R0 बाई R, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। जब टाइम T12 हो जाएगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो R बिकम्स इक्वल टू R0 बाई 2। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो K इज इक्वल टू 2.303, ये हो जाएगा T12 लॉग ऑफ R0 बाई 2। R0 कैंसर, ये 2 ऊपर जाके log ऑफ 2 बनाएगा। log ऑफ 2 होता है 0.3010, तो T12 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई K। मल्टीप्लाई करेंगे तो T12 आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई K। तो अगर आप इसे देखोगे इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसमें जो हाफ लाइफ है डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R0 पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, उसकी चाहे कितने भी कंसंट्रेशन क्यों ना हो, ज़्यादा हो या कम हो, उसका हाफ लाइफ कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 75% डिकम्पोजिशन। हमें T12 कैलकुलेट करना है। log ऑफ 2, log ऑफ 4, log ऑफ 3, log ऑफ 5 हमें दिया, 2021-22 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो हमें डेटा दिया हुआ है टाइम और 75% डिकम्पोजिशन, इससे हम K का वैल्यू पता करेंगे रेट कांस्टेंट का, और उससे हम T12 कैलकुलेट करेंगे। सपोज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज 100 था, प्रोडक्ट 0 होगा, 75% डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट 75 हो जाएगा और रिएक्टेंट कितना बचेगा 25। तो लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन R0 बाई R। इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 डिवाइड बाई 25, टाइम कितना है 30 मिनट्स है। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 2.303 डिवाइड बाई 30, ये log ऑफ 4 हो जाएगा। log ऑफ 4 का वैल्यू दिया 0.6, तो K इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 30। K का वैल्यू आ गया 0.046 पर मिनट। अब हमें पता है T12 का वैल्यू क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई K। K का वैल्यू हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, तो T12 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 0.046। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 मिनट्स। नेक्स्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समटाइम्स ऑल्टर बाय कंडीशन।
कभी कभी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना वो चेंज हो सकता है बाय कंडीशन। कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन लेंगे बिटवीन टू सब्सटेंस व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो दो सब्सटेंस है जिसमें एक रिएक्टेंट ना लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट विद 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर इसमें क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है। नॉर्मली ये जो रिएक्शन होती है ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो रेट कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन लिखेंगे CH3COO C2H5 प्लस वाटर H प्लस की प्रेजेंस में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। जब टाइम 0 था तो ये इथाइल एसीटेट 0.01 मोल था, वाटर 10 मोल्स था, ये दोनों 0 मोल्स होंगे। बट जब टाइम आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये कंज्यूम हो जाएगा, ये 0 मोल, ये कितना कंज्यूम होगा, 0.01 मोल ही कंज्यूम होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो ये बच जाएगा 9.9 मोल्स, और ये दोनों कितने बनेंगे, 0.01 मोल 0.01 मोल। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, पहले वाटर की कंसंट्रेशन 10 मोल्स थी, अब वाटर की कंसंट्रेशन 9.9 मोल्स है। ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन क्या इसमें सेम है क्योंकि ये एक्सेस में था। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट ऑल्टर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑल्टर नहीं हो रहा है। नॉर्मली ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बट इसमें जो वाटर है ये एज ए कांस्टेंट बिहेव कर रहा है क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है ओवर ए कोर्स ऑफ रिएक्शन वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो हमारे पास क्या है, जो K डैश है वो एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। अगर वाटर की कंसंट्रेशन भी हम कांस्टेंट लेते हैं तो कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हम अनदर K कांस्टेंट बना सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो वाटर और K डैश से हमने K बना लिया। अब ये जो रिएक्शन है ये बिहेव कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बिहेव कर रहा है कि अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन चेंज भी करो तो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सेस में है। तो ये जो रिएक्शन है सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सेकंड ऑर्डर, बट हमने एक चीज को इतना एक्सेस में लिया कि ये अब एज ए फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रहा है, तो इसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। इन्वर्शन ऑफ केन शुगर भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। केन शुगर होता है सुक्रोज C12H22O11। वाटर की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर H प्लस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों आइसोमर होते हैं, दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट विल बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ना इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल टू डिकम्पोज। तो ओरिजिनल मटेरियल को डिकम्पोज करने में अगर आप हाफ डिकम्पोज कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो 12 मिनट्स लगेंगे, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 5 आवर्स लगते हैं, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो 10 डेज लगते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है उतना ज़्यादा रेट इंक्रीज होता है। एंड इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप 10 डिग्री राइज करते हो टेम्परेचर में तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो जो टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू AE रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। A होता है आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। और ये ना एक पर्टिकुलर रिएक्शन का कांस्टेंट होता है। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। EA को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इसका यूनिट होता है जूल्स पर मोल, और T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर आप क्या करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो रिएक्शन में, तो याद रखना जो K है इसका वैल्यू भी इंक्रीज होता है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। ए रिएक्शन कैन अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड विद ईच अदर। जब भी रिएक्शन होता है ना तो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे से कोलाइड करके ना एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं, इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट है ना एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, और फाइनली ये ब्रेकअप करके ना प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल है
यहाँ पे H2NI2 है, रिएक्टेंट है। इंटरमीडिएट बनेगा मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आई आई का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एच आई का बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक इंटरमीडिएट है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, इसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो H2I2 कोलाइड टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा हमारा। इट एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और इस इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो डेल्टा H है दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हमारे दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और बनाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम एक्टिवेशन एनर्जी EA कहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इस ग्राफ को देखोगे ना तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो लेस है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है डेल्टा H विच इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट की ज़्यादा है तो ये माइनस में आता है डेल्टा H, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी बात करेंगे, यहाँ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। तो डेल्टा H की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा H है वो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये पॉजिटिव आएगा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। हम प्लॉट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है Ne/Nt विद गिवन काइनेटिक एनर्जी E। इसमें Ne होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E, Nt टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है y एक्सिस पे। इसे हम प्लॉट करते हैं वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे अराउंड 10 से 20% जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वेरस अराउंड 30 से 40% जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी। और इस फ्रैक्शन में सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे अराउंड 10 से 20%, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल क्या कर पाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर पाएंगे और वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, अगर आपने सपोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज किया, इट इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है ओवरऑल इंक्रीज होगा, तो मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हम इस ग्राफ में देखेंगे, सपोज टेम्परेचर T था तो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी थी वो क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर पा रहे थे, ठीक है। बट जब आपने T+10 डाला तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर पा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर पा रहे हैं। तो कर्व की बात करेंगे T+10 की, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स डबल। तो अगर आप टेम्परेचर T+10 कर देते हो तो डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर पाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी डबल हो जाता है, क्योंकि डबल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की। हमें पता है K इज इक्वल टू AE⁻⁻ K होता है रेट कांस्टेंट, A होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E एक्टिवेशन एनर्जी होता है, इसका यूनिट होता है जूल्स पर मोल, R रेट कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर केल्विन में होता है। अब इसमें जो E⁻⁻ जो RT है वो करस्पॉन्ड करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो अभी हमने पढ़ा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है यही प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ना हम नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा ln ऑफ K, A बच जाएगा ln ऑफ A, और जो e⁻ वैल्यू है जब आप इसको लॉग लेते हो तो ये वैल्यू नीचे आ जाता है, बन जाता है -EA/RT, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को ना इक्वेट करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, विच इज y = mx + c। y एक्सिस पे ln ऑफ K, x एक्सिस पे 1/t होगा। अब हम ना इसमें स्लोप देखेंगे, ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोप होगा,
तो स्लोप इसमें हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर, तो स्लोप माइनस ई ए बाय आर होगा और ये इंटरसेप्ट होगा विच इज एल एन ऑफ ए, तो ये इंटरसेप्ट है, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये माइनस है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर क्या डिनोमिनेटर में है, अगर आप वो इंक्रीज करते हो डिनोमिनेटर तो वैल्यू क्या होती है, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होती है। और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, अगर आप ई ए का वैल्यू डिक्रीज करोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस, तो अगर नेगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो वैल्यू ऑफ के है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। और अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर टेम्परेचर T1 और T2 है, टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 हो जाता है, तो ln ऑफ K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर T1 प्लस ln ऑफ ए। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ना कांस्टेंट रहता है, तो ई ए सेम रहेगा, ln ऑफ ए रहेगा। सिमिलरली अगर टेम्परेचर T2 है तो ln ऑफ K2 हो जाएगा रेट कांस्टेंट K2 माइनस ई ए का वैल्यू सेम रहता है R T2, रेट कांस्टेंट भी सेम रहता है T2 प्लस ln ऑफ ए कांस्टेंट रहेगा। हम सबट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, तो बन जाएगा ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए R T2 माइनस ई ए R T1, ln ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं, अगर माइनस में है ना, सपोज ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी, तो ये a बाय बी डिवाइड हो जाता है, तो ln ऑफ K2 बाय K1 हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ई ए आर T1 माइनस ई ए आर T2, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये ई ए आर हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T2। अब ये जो नेचुरल लॉग है इसे लॉग ऑफ 10 भी ले सकते हैं, तो ये हो जाता है 2.303 लॉग ऑफ K2 बाय K1। 2.303 को हम यहाँ ले आएंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स मतलब क्वाड्रुपल हो गया when टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 320 केल्विन। हमें एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का बताना है। log ऑफ 2 log ऑफ 4 वैल्यू दिया हुआ है, 2.303 इंटू आर का वैल्यू दिया 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल, 2024 का क्वेश्चन है। जब टेम्परेचर T1 था तो था 300 केल्विन, T2 हो गया 320 केल्विन। अब इन्होंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन ना 4 टाइम्स हो चुका है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स तब होता है जब रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो चुका है। तो पहला रेट कांस्टेंट होगा टेम्परेचर T1 में K1, अब T2 पे रेट कांस्टेंट K2 हो गया, तो K2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 K1 के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब 4 टाइम्स हो रहा है तो रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो जाता है, तो इसे लिखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T2। log ऑफ K2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 K1 डिवाइडेड बाय K1 कैंसिल, तो ये log ऑफ 4 हो जाएगा। ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर का वैल्यू कितना होगा, 19.15 वैल्यू होगा। T2 है 320 माइनस 300 डिवाइड बाय 300 इंटू 320, तो ये 20 डिवाइड बाय 300 इंटू 320 होगा। log ऑफ 4 का वैल्यू दिया 0.6, तो ई ए एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ई ए इज इक्वल टू 0.6 इंटू 19.15 300 इंटू 320 डिवाइड बाय 20, तो ई ए का वैल्यू आएगा 55152 जूल्स पर मोल और ई ए इज इक्वल टू 55.15 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन, हमें दिया हुआ है जो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है H2O2 की, तो log ऑफ K इज इक्वल टू 14.2 माइनस ऑफ 1 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय T केल्विन। हमें ई ए एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का निकालना है, रेट कांस्टेंट के हमें निकालना है, हाफ लाइफ दिया हुआ है 200 मिनट्स, आर का वैल्यू है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, 2016 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ना हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ हम के निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट। हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। अब ये जो टी हाफ है किस में दिया, मिनट्स में, तो इसे हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 200 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 200 इंटू 60 तो 12,000 सेकंड्स हो जाएंगे।
तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 12,000, तो K होगा 5.810 रेज़ पावर -5 पर सेकेंड। तो K का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें ना एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालना है। हमें ये दिया है log ऑफ K इज इक्वल टू 14.2 माइनस ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई T इंटू K। हम कंपेयर करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन में log ऑफ K इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA बाई 2.303 RT। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, कंपेयर कर सकते हैं, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसे हम लिखेंगे माइनस EA बाई 2.303 RT इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 रेज़ पावर 4 डिवाइड बाय T। टी कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो EA हो जाएगा 10 रेज़ पावर 4, 2.303 R का वैल्यू ऊपर जाएगा 8.314। टी कैंसिल हो चुका था, तो EA हम कैलकुलेट करेंगे 1.91 10 रेज़ पावर 5 जूल्स पर मोल। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट है एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। तो खुद उसमें कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आता है, बट वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, तो इसे एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो कैटलिस्ट होता है ना वो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड विद द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के साथ ना टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस हैज एन ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस। तो इन बिटवीन द रिएक्शन ना ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ना वो डिकम्पोज होके ना प्रोडक्ट बनाता है और साथ में हमें कैटलिस्ट मिल जाता है। अगर हम कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब ना एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो इंटरमीडिएट बनाते हैं नॉर्मली, तो वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में ना एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। बट अगर आपने कैटलिस्ट लिया हुआ है तो वो रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट बनाता है। अब ये जो इंटरमीडिएट बनता है ना रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का, इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो रिएक्टेंट ईजिली क्या बना सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये रिड्यूस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और हमने आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाता है तो ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या होता है, जो कैटलिस्ट है ना रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे प्रोडक्ट बनता है ना तो कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है, वो कैटलिस्ट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो कैटलाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के साथ, वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकता है। ए कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिब्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ना गिब्स एनर्जी को ऑल्टर नहीं करता। गिब्स एनर्जी हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, वेदर रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन पॉसिबल है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ कैटलाइज कर सकता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। जो रिएक्शन फिजिबल होता है ना, जो खुद से हो सकता है, उसी को वो फास्ट कर सकता है, बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रिएक्शन खुद से नहीं होता तो उसको वो कैटलाइज नहीं कर पाता है। अगर हम कैटलिस्ट की बात करें, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन का वो सेम रहता है। इट हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ जाता है ड्यू टू कैटलिस्ट। इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। अब इक्विलिब्रियम में याद रखना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, उसे बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो कैटलिस्ट ना दोनों रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट टू द सेम एक्सटेंट। तो दोनों की स्पीड ना इंक्रीज करता है बट सेम एक्सटेंट। एज ए रिजल्ट ना जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्या रहता है, सेम रहता है, बट इस रीच अर्लियर, तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमें बताता है द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ना हार्ड स्फीयर होंगे एंड रिएक्शन इज पॉस्टुलेटेड टू अकर। रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तभी प्रोडक्ट बनता है। द नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, इसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z कहते हैं। तो सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है A + B, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी,
ZAB e raised to power of minus EA by RT। ZAB क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड B। तो A और B में कितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है? अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी फास्ट होगा। E रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर हम इस इक्वेशन को ना आर्हेनियस इक्वेशन से इक्वेट करें तो वहाँ पे A था और यहाँ पे ZAB है, तो जो A था फ्रीक्वेंसी फैक्टर था आर्हेनियस इक्वेशन में, वो रिलेट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। अगर हम कोलिजन थ्योरी की बात करें, जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की वो फेयरली एक्यूरेट होता है उस रिएक्शन में जिसमें एटॉमिक स्पीशीज और सिंपल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखा तो उसमें सिग्निफिकेंट डिविएशन हमें ऑब्जर्व हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि जितने भी सारे कोलिजन है, ऑल कोलिजन डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब रिएक्टेंट ना एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, उनके पास उतना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ताकि उनकी जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और सेकंड है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टिंग स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होता है। और ये जो कोलिजन में दोनों क्राइटेरिया प्रेजेंट होते हैं उसे हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, और सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी हम एग्जांपल लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन से हम मिथेनॉल बनाएंगे। डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, तो ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें Br नेगेटिव को OH क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। सबसे पहले क्या होगा? OH नेगेटिव ना इसी डायरेक्शन से अटैक करेगा जहां पे Br है, तो इसे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कहते हैं, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, Br पे डेल्टा नेगेटिव। Br क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन से एक दूसरे पे क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, दोनों में रिपल्शन होगा, एज ए रिजल्ट नो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कहते हैं। वेराज प्रॉपर ओरिएंटेशन में ना ओ ना रिवर्स डायरेक्शन से अटैक करेगा, तो वो क्या करेगा? इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, OH अटैक किया। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये बॉन्ड बनेगा, कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक होगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Br रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन, तो ये क्या हो रहा है? इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, तो हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर P कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वेशन में। तो रेट इज इक्वल टू P, हम P डाल देंगे ZAB e रेज़ टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। तो P क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, और ये अकाउंट करता है इफेक्टिव कोलिजन को। आई होप आपको इस चैप्टर का वन शॉट समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।